नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन 4 की छोटी छोटी रियायतों के साथ जिस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है, सवाल कई हमारे सामने इस समय खड़े हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर क्या सचमुच में राजनीति के उन आरोपों में दम है जहां कहा गया कि जल्दबाजी में किया गया, ये सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया, या फिर आंकड़े कोई और कहानी कहते हैं? लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ? दूसरे देश जिन्होंने चुना कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, उनका फायदा, उनका नुकसान क्या है? अर्थव्यवस्था कैसी है? जान का हाल क्या है? आज हम देखते हैं लॉकडाउन में क्या खोया है, क्या पाया है, साथ ही खाका आने वाले दिनों का। कहने को ये लॉकडाउन 5 है, लेकिन इसे अनलॉक 1 समझिए। यानी अब तक 68 दिनों से जो ताला लगा हुआ था, उसे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर क्या खोलना है, कितना खोलना है, ये फैसले पूरी तरह राज्य सरकारों को लेने हैं। यानी ये बंटवारा जिम्मेदारियों को तय करने का है। ये नया दौर जिम्मेदारियों को धारण करने का है। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। लॉकडाउन हुआ तो क्या मिला? ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। लॉकडाउन न होता तो क्या होता? 135 करोड़ लोगों के हित में और भारत की एकता और अखंडता के हित में जो भी कड़े और बड़े निर्णय करने की आवश्यकता थी या है, वह क्षमता केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। विगत 6 वर्षों के दौरान यह केंद्र में मोदी सरकार ने यह करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री जी वो दूरदृष्टा है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। एक तरफ है उनके मन में देश को आगे ले जाने की, जनता को इस महामारी से बचाने की, और इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। क्यों अमेरिका जैसे देश ने लॉकडाउन को बंदिश माना? People at home. I don't think so. Essentially, you've done that in. ब्राजील और स्वीडन जैसे देशों को लॉकडाउन न लगाकर क्या नुकसान हुआ? Casualties in Sweden is mostly on elderly homes and the older people. भारत के लॉकडाउन पर चल रही राजनीति क्या उचित है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन से जिंदगी को फायदा अधिक हुआ या अर्थव्यवस्था को नुकसान? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते
रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। कोरोना का संकट, उसकी लड़ाई शुरू है। आर्थिक संकट है, उसकी लड़ाई शुरू है। इस समय देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान बहुत दुखी है। इस समय हम सब राजनीतिक नेता और पार्टी मिलकर इन सब को कैसे खुशहाली दे, इन सब समस्याओं को कैसे सुलझाए और परिस्थिति से मार्ग कैसे निकले, इसके लिए काम करें। लॉकडाउन से कोरोना अधिक बदहाल हुआ या देश का कामगार तबका? बार बार हम कहे थे, सदन के अंदर कहा था, सदन की बाहर कहा था कि लॉकडाउन बहुत पहले से हिंदुस्तान में चालू होना चाहिए था। ऐसा है, कहने वाले को आजादी है लोकतंत्र में कहने की, अपनी राय रखने की, लेकिन वास्तविकता है कि लॉकडाउन न होता तो आज आपके संक्रमण की संख्या 50 लाख होती। लॉकडाउन सच में कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है? सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। भारत सरकार और एक्सपर्ट और दूसरे देशों के अनुभवों से अगर लॉकडाउन किया जाता तो शायद देश की अर्थव्यवस्था को और हमारे मजदूरों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि लॉकडाउन पर दुनिया के कई देशों में जमकर जनता की बगावत दिखी। क्योंकि लॉकडाउन पर दुनिया भर में विशेषज्ञों की अलग अलग राय दिखी। हमारे देश में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि एक नई तरह की बीमारी थी और लॉकडाउन लगाने से इसके फैलाव में रुकावट आ सकती है। मौत के आंकड़ों, कोरोना के बढ़ते संक्रमितों और ठीक होकर घर लौटते लोगों के बीच हिंदुस्तान जैसा विशाल देश अनलॉक 1 के रास्ते पर चलेगा। व्यवस्था, जन व्यवस्था और धन व्यवस्था के बीच ये सवाल प्रासंगिक है कि लॉकडाउन के इतने दिनों का हासिल क्या रहा। वैसे भी आज दुनिया में सबसे पेचीदा सवाल यही है, लॉकडाउन अच्छा है या बुरा है? इस लॉकडाउन की एक बहुत अच्छी तस्वीर है और एक बहुत बुरी तस्वीर भी। अच्छी तस्वीर ये कहती है कि जान बच गई, भले ही दुकानों के शटर डाउन रहे, अर्थव्यवस्था ठप रही, लेकिन जान बची। बुरी तस्वीर ये कहती है कि प्रवासी मजदूर सड़क पर निकलने को मजबूर हुए, हजारों हजार किलोमीटर चलने को बेबस रहे। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। कोरोना के निशाने पर जान थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने दांव पर जहान लगा दिया।
सख्त लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया, जिसका असर आंकड़ों में दिखता है। जो मृत्यु दर 15 अप्रैल को 3.3% थी, वो 26 मई तक घटकर 2.87% पर आ गई। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से इसे समझा जाए तो भारत में लॉकडाउन की अहमियत और अधिक समझ में आती है। प्रति 1 लाख संक्रमण पर दुनिया में औसत मृत्यु दर 4.5% रही। वहीं भारत में ये सिर्फ 0.3% है। फ्रांस में ये दर 42.3%, इटली में 54.3%, यूके में 55.3%, स्पेन में 61.5% और बेल्जियम में 81.5% मृत्यु दर उसी समय काल में रही। बड़ी और घनी आबादी, हेल्थ सुविधाओं की कमी, स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता का अभाव, सारी परिस्थितियां कोरोना के पक्ष में थीं। लेकिन अगर तब भी भारत दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में खड़ा दिखता है, तो इसके पीछे लॉकडाउन का कड़ा अनुशासन एक बड़ी वजह है। अपने घरों में रहें। 17 जनवरी तक भारत में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पुणे में थी। चौथे चरण में 26 मई तक भारत में 609 लैब्स तैयार हो गई। लॉकडाउन 1 के समय लोगों के ठीक होने की दर 7.1% थी, जबकि चौथे चरण में यह दर 41.61% हो चुकी है। ये आंकड़े देश के मन में एक विश्वास पैदा करते हैं कि कोरोना से लड़ाई में देश धीरे धीरे ही सही पर जीत रहा है। संक्रमण के बढ़ते केस जरूर चिंता में डालते हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले ये आंकड़ा भी भारत के पक्ष में ही जाता है। 1 लाख की आबादी पर जहां दुनिया में संक्रमण की औसत दर 69.9% है, वहीं भारत में ये सिर्फ 10.7%, जबकि अमेरिका में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण की दर 486.8% है और स्पेन में 504.6%। लॉकडाउन में रोजगार गया तो करोड़ों श्रमिक गांवों को लौटने लगे। पहले चरण से लेकर लॉकडाउन का चौथा चरण भी बीत गया, लेकिन प्रवासी मजदूर घरों की ओर नहीं लौट पाए। वो अब भी रास्तों में अपनी बदहाली को कंधों पर ढोते हुए घिसट रहे हैं। व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग भगा रहे हैं, कोठी में रहते ना बगल वाले साहब लोग, तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो। अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, हर शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो। तो वो लोग बाहर काम वैसे बंद, ठेकेदार हमारा आता नहीं है, सब मजदूरी करते हैं। तो पूछता बाद में, पहले पुलिस वाला डंडा मार देता है। राजनीति टिकट से लेकर ट्रेन तक, बदहाली से लेकर बसों तक और मदद से लेकर मौत तक खूब हुई, जिसे लॉकडाउन की हर कहानी के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं, तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है, तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने देंगे। जहां पर एक एक कामगार की सुरक्षा, उनकी सकुशल और सम्मानजनक वापसी आवश्यक थी, वहां पर आपने देखा होगा 294 बसेज ऐसी थी जिनके पास न फिटनेस थी या फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं थे या दोनों चीजें नहीं थी। चलो आगे, सरकारों का बेहतर प्रबंधन मानव त्रासदी के संकट में करोड़ों कामगारों को थोड़ी अधिक राहत दे सकता था, लेकिन करोड़ों लोग सिर्फ बहस का मुद्दा बने। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि लॉकडाउन के पीछे उन्हें कोई सोच नजर नहीं आ रही। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई लॉकडाउन के अमल में दिक्कतें आई हैं? लॉकडाउन की प्लानिंग कैसी थी, ये भी जानना जरूरी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि लॉकडाउन लगाने में सरकार से देरी हुई और अगर सही समय पर लॉकडाउन लगाया जाता तो भारत और बेहतर स्थिति में होता। सत्ता पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की
एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लॉकडाउन और टाइमिंग के लिहाज से भारत ने क्या पाया, क्या खोया, इसकी तुलना दूसरे उन देशों से करेंगे जहां सबसे लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। पहले ये दिखाते हैं कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति क्या रही। पहले चरण का लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल का रहा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर पूरा देश पूरी तरह बंद रहा। दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक का रहा। संक्रमण के मामलों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के अलग अलग हिस्सों को बांटा गया। तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक रहा। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से ही दुकानें खुली, कुछ और रियायतें भी दी गई। इस चरण से जान के साथ जहान को प्राथमिकता दी गई। चौथे चरण का लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक। स्कूल, मॉल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल छोड़कर लगभग हर सेक्टर में किसी न किसी तरह की छूट दी गई। विपक्षी आरोपों के अनुसार लॉकडाउन अगर और पहले लगाया जाता तो हालात और बेहतर होते। अब इसे समझ लेते हैं। सबसे लंबे दिनों तक लॉकडाउन लगाने वाले देशों में इटली सबसे ऊपर आता है। यहाँ 10 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। 3 मई की रियायतों के बावजूद लॉकडाउन जारी है। लेकिन अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो इटली 29 मई तक 33,142 मौतें देख चुका था, जबकि 2,31,732 संक्रमित रहे। अगर सबसे लंबे लॉकडाउन वाले शहर को देखें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला का नंबर आता है। फिलीपींस की कुल मौतों में 73% अकेले मनीला में हुए। मनीला में लॉकडाउन वुहान शहर के 76 दिनों के लॉकडाउन को पार कर चुका है। जून के बारे में तमाम आशंकाएं हैं कि कोरोना का असर देश में पीक पर होगा। अब जबकि अनलॉक 1 शुरू होना है, पलटकर लॉकडाउन को देखते हैं, तब ये समझ आता है कि बढ़ी रिकवरी रेट और स्लो डेथ रेट के चलते जिंदगियों की रक्षा में ये कितना कारगर रहा। बाजारों की अधखुली तस्वीर अब हमारे सामने है। एक दुकान खुली, एक दुकान बंद। कुछ इसी तरीके से अभी चलना है, लेकिन ये खुलने बंद होने का सिलसिला भी जाकर लॉकडाउन 4 में ही शुरू हुआ है। कई देश तो ऐसे भी रहे जिन्होंने ये तय किया कि अर्थव्यवस्था को बंद नहीं करेंगे, लॉकडाउन का रास्ता नहीं अपनाएंगे। उन देशों में अर्थव्यवस्था का हाल क्या बेहतर है? अनलॉक 1 का मुख्य आधार देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह गति देना है। लॉकडाउन था तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था चरमराई थी। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की बहस के बीच निशाने पर लॉकडाउन का फैसला हमेशा रहा। अब नई व्यवस्था जब अर्थव्यवस्था के पहियों को पूरी तरह दौड़ाने की है, तब लॉकडाउन दौर के सवालों के जवाब भी तलाश लेते हैं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। लॉकडाउन से भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। इससे शायद ही किसी को इनकार हो। 1 जून से लागू होने जा रहे अनलॉक 1 के केंद्र में अर्थव्यवस्था का सुधार सबसे ऊपर है। अब जबकि लॉकडाउन का दौर बीत चुका है, तो यही वो समय है जब ये समझा जाए कि जिन देशों ने लॉकडाउन नहीं लगाया, अर्थव्यवस्था को जिंदगी पर वरीयता दी, उनकी तुलना में भारत की नीतियां कहां खड़ी हैं? लॉकडाउन लंबा खिंचा और कारोबार वो रफ्तार नहीं पकड़ सके। इसके आधार पर फिच, ब्राइसल और आरबीआई जैसी संस्थाओं का ताजा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जा सकती है। इस अनुमान के पीछे एक वजह यह है कि जिन राज्यों से देश की जीडीपी में हिस्सेदारी 60% की रहती है, वहां के बड़े हिस्से रेड और ऑरेंज जोन में है।
लॉकडाउन की सख्ती की वजह से वहां कारोबारी गतिविधियां बंद रहीं और अब भी पुराने ढर्रे पर नहीं लौट सकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को प्रारंभ करते समय इस बात को कहा था कि जानवी और जहानवी उन दोनों को लेकर के कैसे चला जाना है। आज हर राज्य इस दिशा में अपने अनुसार फैसले लेने की स्थिति में है और मेरा मानना है कि हम लोग इन स्थितियों से उभरेंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहले चरण के लॉकडाउन के समय ही जान और जहान दोनों का विकल्प था। उन्होंने जान को वरीयता दी और लॉकडाउन लगाया। लेकिन जिन देशों ने अर्थव्यवस्था को वरीयता देते हुए लॉकडाउन नहीं लगाया, उनकी क्या स्थिति है, उस पर एक नजर डालते हैं। स्वीडन ने अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश में लॉकडाउन नहीं लगाया। देश के अंदर कोई भी कानूनी पाबंदी नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री बंद नहीं की गई, लेकिन फिर भी वहां हालात नॉर्मल नहीं हुए। सरकारी अनुमान के अनुसार स्वीडन का निर्यात 10% गिरेगा। 2020 के कुल आउटपुट में 7% की कमी आएगी। यूरोपीय कमीशन के अनुसार पूरी यूरोजोन अर्थव्यवस्था 8% सिकुड़ जाएगी। अब मौतों का आंकड़ा देख लीजिए। लॉकडाउन नहीं लगाया कि इकोनॉमी बचेगी, वो तो बची नहीं, जाने भी गई। स्वीडन में 4,266 लोगों की जान जा चुकी है, जो वहां की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। जापान में लोगों के आने जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई। व्यापार चलता रहा, होटल रेस्टोरेंट खुले रहे। संक्रमित लोग कहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ख्याल नहीं रखा गया। मामला हाथ से निकला तो सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट देखी गई। जापान में निवेश कमजोर पड़ रहा है, आयात का आंकड़ा गिर रहा है। हालात ये हैं कि जिस इकोनॉमी पर कोई ताले नहीं जड़े गए, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अब $1 खरब का आर्थिक पैकेज दिया, यानी जापान की कुल जीडीपी का 40%। जापान की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर में है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो हमेशा ही लॉकडाउन के खिलाफ रहे। ब्राजील इस समय संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। करीब 28,000 लोग मारे जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। जानकार बताते हैं कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था में 4.7% की गिरावट आएगी, जो 100 सालों की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था होगी। 18 लाख संक्रमित और 1 लाख से ज्यादा मौतों के साथ अमेरिका कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिका ने आंशिक लॉकडाउन लगाया था और अर्थव्यवस्था को तरजीह दी। जान तो बची नहीं, अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की बहुत बुरे हाल में पहुंच चुकी है। तमाम रेटिंग एजेंसीज अमेरिका की जीडीपी -5.9% रहने का अनुमान लगा रही है। चीन का लॉकडाउन वुहान शहर पर फोकस्ड रहा, ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी डीरेल न हो। लेकिन 1992 से चीन को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जाने के बावजूद पहली बार ऐसा हुआ कि चीन की तिमाही में ग्रोथ रेट माइनस में गई। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में चीन में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई। इन सभी देशों के मुकाबले भारत ने कम से कम जान बचाने में कामयाबी हासिल की। लॉकडाउन लगाकर या उससे इनकार करके अर्थव्यवस्था कोई भी पूरी तरीके से बचा नहीं पाया है। हर लॉकडाउन के साथ नियम थोड़ा थोड़ा बदले, कुछ कुछ खुलता गया। हालांकि भक्तों की भगवान से दूरी अधिकतर जगहों पर बरकरार रही और साथ ही स्कूल, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, इसीलिए एग्जिट प्लान का पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। इसका परिणाम देखिए, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी 12.6 लोग आज तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वैश्विक औसत 77.6% है, जिसको विकसित देश कहते हैं। ऐसे देशों में जैसे अमेरिका तो 542 है, जर्मनी 217 है, ब्राजील 195 है। हम इनसे बहुत नीचे रहे हैं। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि हम ये लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़े हैं। कुछ और बंद ताले खुलेंगे, कुछ और कारोबार बढ़ेंगे, कुछ और अर्थव्यवस्था का पहिया खिसकेगा, लेकिन
सियासत लॉकडाउन पर भी थी, सियासत अनलॉक 1 पर भी होगी। देखिए, इसमें तो जीवन भी है बचाना और आजीविका बचानी है, दोनों करना है। पूरा लॉकडाउन में जो लॉकडाउन का मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या हुआ? विश्व रूप में तमाम रेवेन्यू समाप्त हो गए राज्यों की, केंद्र की भी। कब तक आप लोगों को बंद रखेंगे? दुकानदार हो या फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री तो बंद हो गए। मजदूरों का हालात देखा, देश में क्या स्थिति बनी, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है मजदूरों को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बात की, 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कोरोना संकट के दौरान, जब कोरोना से देश लड़ रहा था, तब ये लोग सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार की रणनीति अपना रहे थे। आगे अनलॉक 1 के 30 दिन हैं, जो 1 जून से शुरू होंगे। अभी पीछे लॉकडाउन के 4 चरण हैं, जिनके साथ हासिल और गंवाने के सवाल खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की 6ठी वर्षगांठ पर जनता से संवाद पत्र जारी किया तो लॉकडाउन को कोरोना से लड़ाई में भारत की बुलंद तस्वीर का आधार कहा। सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि लॉकडाउन की बुनियाद पर देश कोरोना से जीत में आगे बढ़ा है। मैं समझता हूं कि चिंता कम करने की जरूरत है, सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, हमारे पूरे देश ने स्वीकार किया है। मॉर्टेलिटी रेट भारत की का सबसे कम है। दुनिया के तुलना में हम कम नुकसान में रहे अभी तक, और इसलिए क्योंकि समय पे लॉकडाउन किया, उसका पालन जनता ने मोदी जी के अपील को साथ दिया, और इसलिए मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल और एक अच्छा काम कोविड के निमित्त से हुआ है। लॉकडाउन के 4 चरणों और अनलॉक 1 के पहले दौर से पहले विपक्ष फिर भी इसी सवाल के साथ खड़ा है कि लॉकडाउन से आखिर हासिल क्या हुआ। लेकिन ये सरकार क्या किया? जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, मार्च में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की काम था। उसके बाद 24 मार्च को ये सरकार को याद आया, जब सारे उनका काम खत्म हो गया, कि अभी लॉकडाउन लगा दो। स्वदेशी या आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन बोले या अंतरराष्ट्रीय जो काम करने का तौर तरीका है, मिलजुल के काम करने का, इसमें जरा भी कोई अंतर विरोध नहीं है। आत्मनिर्भरता होती है कि भारत एक अपने आप में आर्थिक शक्ति बने, एक सुपर पावर बने। राजनीति का सत्ता पक्ष लॉकडाउन में मिले समय को देश के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ने का बताता है। उसके पास आंकड़े हैं, अंक हैं, भविष्य के सपने हैं। विपक्ष आत्मनिर्भरता के सवाल के बराबर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है। वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन जिन इकाइयों को मिलने वाला है वो सभी राज्यों में है। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी है। ये सारी सहायता राज्यों को भेजी है, ऐसा नहीं है नहीं भेजी है। 20 लाख करोड़ भारत सरकार के बजट से और राज्य सरकार के बजट से इकोनॉमी में आएंगे, और 10 लाख करोड़ हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लाने हैं। ऐसे 50 लाख करोड़ है, और कोशिश करनी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर इसको और बढ़ाकर ये पूरी जब हमारे सिस्टम में आएगी तो मार्केट में परचेसिंग पावर इसमें बढ़ेगी। पैसा कभी चुपचाप नहीं बैठता, एक जेब से दूसरे के जेब में जाता है, और इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इससे मार्केट में कैपिटल आएगा, और स्वाभाविक रूप से उसके कारण हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। मार्केट में कहीं ना कहीं जो क्रियाशीलता है वो दिखेगी, और उससे हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने में रोजगार का निर्माण होगा।
सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि राजनीतिक दांवपेच से अलग, रिकवरी और डेथ रेट के आंकड़ों से अलग लॉकडाउन का हासिल क्या है? केंद्र और राज्यों की कई सरकारें जो किसी भी मुद्दे पर कभी एक मत नहीं हो पाती थी, वैश्विक आपदा के समय वो एकजुट होकर एक टीम भी बनी। ड्राइविंग सीट पर भले अब भी प्रधानमंत्री मोदी हों, लेकिन सच ये है कि राज्य सरकारों का सहयोग पहियों की तरह है। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। हम चाहेंगे कि हर राज्य सरकारें अपने हिसाब से देखें कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि हर राज्य की अलग प्रोफाइल होती है, स्टेट के अंदर अलग रीजन्स होते हैं, जिले होते हैं, उसके हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। लॉकडाउन की सख्ती में राज्य सरकारों ने केंद्र के दिशा निर्देश पर मोर्चा संभाला। कल केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं और इसको अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश की सरकार भी इसमें कुछ संशोधन कर अपनी गाइडलाइंस हम लोग जारी करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि लॉकडाउन को जब हम खोल रहे हैं तो हमें और अधिक सावधानी से करना पड़ेगा। जो भी रियायत हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, लोगों के मूवमेंट में, शहरों के अंदर, उसको बहुत सावधानी से और बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा। लॉकडाउन में रियायतों को लेकर भी राज्यों ने केंद्र का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इंतजाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। बाजारों की रौनक लौटने में अभी समय लगेगा, अर्थव्यवस्था को संभलने में अभी समय लगेगा, लेकिन देश के भीतर कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसी शहर हैं जिन्हें मॉडल सिटीज के तौर पर घोषित किया गया है। किस तरीके से वहां पर कोरोना को संभाला गया है और वहां क्या लॉकडाउन को लेकर अब अलग नियम होंगे? कोरोना दुनिया के लिए नया था, भारत के लिए चुनौती था, लेकिन लॉकडाउन में जब देश थमा तो हर किसी ने अपने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाई के रास्ते तलाशे। इसी रास्ते पर चलकर एक भीलवाड़ा मॉडल भी देश के सामने आया। भीलवाड़ा प्रशासन ने लॉकडाउन के समय शहर के सारे रास्ते सील कर दिए। 1800 लोगों की टीम को कंटेनमेंट जोन के बाहर घर घर सर्वे के लिए भेजा। सर्वे के आधार पर लोगों की जांच की और जांच के कुछ महीने बाद कोरोना संदिग्धों की दोबारा जांच की। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भीलवाड़ा मॉडल में अगर किसी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की थपथपाई जाने के योग्य होती तो वो ही भीलवाड़ा मॉडल लागू करने वाली सरकार जयपुर में आकर के क्यों विफल हुई, ये अपने आप में एक विचार का प्रश्न है। या मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के क्यों विफल हुआ, यह अपने आप में एक विचार का प्रश्न है। कि भीलवाड़ा में अगर सफलता मिली तो वो सफलता का अगर कोई वास्तविक हकदार जिसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए तो वो भीलवाड़ा की जनता थी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अगर एक थाना क्षेत्र के कुछ लिमिटेड एरिया में अगर कर्फ्यू लगाना पड़े तो आसपास के 4 थानों की पुलिस या रिजर्व पुलिस को बुलाना पड़ता है। पूरे किसी एक थाने क्षेत्र में लगाना पड़े तो जो है पड़ोस के जिले से पुलिस बनाने की नौबत आती है। अगर पूरे जिले में लगाना पड़े तो पता नहीं कहां से फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती है। भीलवाड़ा जिले में जो कर्फ्यू लगाया गया था उस कर्फ्यू में एक भी सिपाही बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता स्वमति से अपनी स्व प्रेरणा से खड़े होकर के और इसमें सहयोग करने के लिए आगे आई थी। केंद्र के अनुसार आज देश के पास 4 और ऐसे शहर हैं जिन्होंने लॉकडाउन काल को कोरोना से लड़ने के लिए अवसर बनाया और देश नहीं दुनिया के सामने मिसाल कायम की।
मध्य प्रदेश का इंदौर, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई और कर्नाटक का बेंगलुरु। सरकार के अनुसार ये वो 4 शहर हैं जिनसे कोरोना से लड़ाई में दूसरे शहर या राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं। इन दोनों शहरों में ज्यादा से ज्यादा केसों को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा। इन दोनों शहरों में घर घर कोरोना का सर्वे किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी बड़े पैमाने पर किया गया। लॉकडाउन के सही से पालन के लिए इंदौर में स्पेशल पेट्रोलिंग टीम बनाई गई। जयपुर में तमाम छूट के बावजूद दुकानें बहुत कम और सावधानी से खोली गईं। लॉकडाउन के अनुशासित और सलीकेमंद पालन की वजह से इन दोनों शहरों ने मृत्यु दर पर काबू बनाए रखा। इन दोनों महानगरों में मृत्यु दर 1% है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों शहरों ने वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल पूरे देश की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे बेहतर ढंग से किया। इसके अलावा लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया। लॉकडाउन की बंदिशों में कुछ मामलों को छोड़ दें तो देश की बड़ी आबादी ने अनुशासन का पालन किया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की कठिनाइयां तो सामने आई, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में लॉकडाउन को लेकर बगावत या विद्रोह की स्थिति एक भी नहीं आई। संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक। दूसरी तस्वीर दुनिया की ये है जहां भयंकर स्तर पर पहुंचते संक्रमण और चिंता की लकीर से ऊपर जाते मौतों के ग्राफ के बावजूद सड़कों पर लॉकडाउन खोलने के लिए दंगे फसाद हो जाते हैं। ब्राजील और फ्रांस में हालात इतने बिगड़े कि कोरोना की मुसीबत लोगों के विरोध प्रदर्शन के आगे छोटी लगने लगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तो दंगे भड़के और सड़कों पर सरकार के खिलाफ आवाजें हिंसात्मक रूप से उठती रहीं। अब भारत अनलॉक 1 की गलियों में प्रवेश कर रहा है। सियासत से ज्यादा जिम्मेदारी आम नागरिकों की होगी। सियासत भी इसी बीच चलती रहेगी। लॉकडाउन 5 यानी वो चरण जब भारत को अनलॉक करने की व्यवस्था की जा रही है। 8 जून से शुरू होने वाले इसके फेज 1 में धार्मिक स्थलों को खुलने की आजादी दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और ऐसी सेवाएं कुछ नियम कानून के पालन के साथ 8 जून से खुलेंगी। शॉपिंग मॉल भी खुल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इन सारी गतिविधियों के लिए SOP रिलीज करने वाला है। अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें खुल सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी एक पूरी गाइडलाइन तैयार की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो सके। अनलॉक के तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और बार को भी खुलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार शाम 7 से सुबह 7 की कर्फ्यू की जगह अब 9 बजे रात से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन ये कर्फ्यू जरूरी सेवा वालों पर लागू नहीं होगा। लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन केवल कंटेनमेंट जोन तक। कंटेनमेंट जोन किसे कहा जाएगा, ये जिला प्रशासन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारें अपने आधार पर कुछ तरह की एक्टिविटीज पर अभी भी प्रतिबंध लगाने के लिए आजाद हैं। अनलॉक की एक बड़ी बात यह है कि 2 राज्यों के बीच गाड़ियों या लोगों की आवाजाही पर अब किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक निर्देश भी है कि जो लोग 65 साल की उम्र से ऊपर हैं या फिर गंभीर बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहें तो बेहतर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।